H1B जो वीजा है, जिसमें फी अब करीबन $1 लाख के आसपास सालाना कर दी गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका जो असर है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर क्या पड़ने वाला है? टेम्परेरी एक वीज़ा होता है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए होता है, जो यहाँ पे ज़रूरत के लिए यहाँ पे लाए जाते हैं, और इसमें एक प्रावधान होता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रॉमिस किए थे चुनाव में अमेरिका के लोगों के साथ, और जो अमेरिका का अवाम चाहता था, उन्होंने उस पर काम करते हुए ये बिल्कुल जो $1 लाख की जो फीस लगाई है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट बिल्कुल जैसे आपने कहा भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट इसका पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक्सपेक्ट ट्वीट किया था, उन्होंने अपने उस ट्विटर पे जो पोस्ट डाला था, हमारे पीएम जो है वो वीक है। जो है एक संकट की स्थिति है भारत में अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब होने की, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। एक तो पहले टैरिफ लगा है 50% का, आप देख रहे हैं रुपए में गिरावट आ रही है। हमारी सरकार इस हवाले से जो है खामोश नजर आ रही है। घमंड आ जाना कि नहीं भारत तो झुकेगा नहीं, ये भारत की, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज्यादा मीडिया ने ये इशू जो है बहुत गंदा कर दिया। डिप्लोमेसी के हिसाब से जो जिसके लिए मोदी जी हमेशा जाने जाते हैं, दोबारा उस अपने रूप में आए और भारत के दोबारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे आके और ये नए समझौते जो सऊदी पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हम हमेशा कमजोर समझते रहते थे कि पाकिस्तान को एक बिल्कुल हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, वो आज जो दोबारा से ऊपर उठता नजर आ रहा है। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। देश दुनिया की खबरों पे हम चर्चा करते हैं और आज इस देश दुनिया की खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं ये माहिर डिप्लोमेसी है डॉक्टर जसदीप सिंह जैसी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत, और आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम। सर जिस तरीके से देश दुनिया के मुद्दों पे हम आए दिन चर्चा करते हैं, आज दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करना जो है जरूरी समझेंगे। सबसे पहले H1B वीजा को लेकर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है सियासत काफी गर्म नजर आ रही है, जहां पर अपोजिशन जो है अब सरकार को टारगेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। H1B जो वीजा है, जिसमें फी अब करीबन $1 लाख के आसपास सालाना कर दी गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका जो असर है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर क्या पड़ने वाला है वो बताएगा हमें सर। देखिए, जो H1B वीज़ा है अमेरिका में, ये टेम्परेरी एक वीज़ा होता है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए होता है, जो यहाँ पे ज़रूरत के लिए यहाँ पे लाए जाते हैं, और इसमें एक प्रावधान होता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ग्रीन कार्ड की इसमें वेट चल रही है, वो 30-30 साल हो गए लोगों को इसमें ग्रीन कार्ड नहीं मिला, पर H1B वीज़ा पे बहुत लोग भारत से आ रहे थे। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी एकदम से ये आश्चर्य या सरप्राइज नहीं दिया उन्होंने, इस बारे में वो पिछली अपनी टर्म में भी कह रहे थे, और इस बार जब चुनाव के लिए लड़े थे तो उनकी कैंपेन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम ये H1 वीजा को बंद करेंगे, या इसे किसी तरह से कम करेंगे, या इसे हम रिवाइव करेंगे, इसे रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि इससे अमेरिका के लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा रही थी, और भारत से और देशों से यहाँ पे लोग H1 पे आ रहे थे, उसका एक अमेरिकन सोसाइटी में बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रॉमिस किए थे चुनाव में अमेरिका के लोगों के साथ, और जो अमेरिका का अवाम चाहता था, उन्होंने उस पर काम करते हुए ये बिल्कुल जो $1 लाख की जो फीस लगाई है, ये लगाई है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो 70% लोग H1B वीजा पे आते हैं अमेरिका में, वो भारत पे में से आते हैं, 12% चाइना से आते हैं, बाकी और देशों से आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट बिल्कुल जैसे आपने कहा भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट इसका पड़ेगा। सर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी ने एक्सपेक्ट ट्वीट किया था, उन्होंने अपने उस ट्विटर पे जो पोस्ट डाला था 2017 का पोस्ट था, जहां पे उन्होंने लिखा था कि हमारे पीएम वीक है, क्योंकि उन दिनों भी इस H1B वीजा को लेकर बात जो है नहीं हुई थी इस इशू पे, तो तब उसने वो पोस्ट किया था। आज फिर से कल देखते हैं हमने उसने अपने एक्सपेक्ट उसको शेयर करके ट्वीट किया कि हमारे पीएम जो है वो वीक है, और रेफरेंस इसी चीज का दिया है H1B वीजा को लेकर। जैसे आप जानते हैं कि 70% लोग जो है जो आईटी प्रोफेशनल या बाकी प्रोफेशनल जो यहाँ से जाते हैं, भारत से जाते हैं यूएसए काम करने के लिए, आपको क्या लगता है कि एक अचानक से इस फी को इतना हाइक करने से भारत के लोगों पर कितना असर पड़ेगा, और रिलेशन में जो है यूएस और इंडिया के रिलेशन में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए ये बिल्कुल चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी पे इसका बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे
70% लोग भारत में लोग कर्जे ले लेके पढ़ाई करके और यही सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएँगे, वहाँ पे H-1B पे काम करेंगे, अपने कर्जे उतारेंगे, अपने घर चलाएँगे और ये एक किस्म से बिल्कुल बंद होता आ रहा है और मेरे क कई मायनों में ये बिल्कुल सच भी हो रहा है कि भारत इस वक़्त बहुत कमज़ोर लग रहा है। भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमज़ोर लग रही है, क्योंकि आप देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ फ़ॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद अमेरिका के साथ एकदम से रिश्ते जो हैं वो नीचे की तरफ गए हैं। अभी ठीक है प्रधानमंत्री मोदी ने ये ज़रूर कहा है कि जन्मदिन की मुबारक दी है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा ये भी कह दिया कि मैंने बिल्कुल जो टैरिफ है वो लगाए हुए हैं। और उसके बाद जन्मदिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अगले दिन ही ये तोहफ़ा उन्होंने H-1B का भी दिया, जानते हुए कि इसके साथ जो है बिल्कुल भारत के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं न कहीं भारत की जो विदेश नीति है वो फेलियर की तरफ चली गई है और अभी जो दुनिया पूरी जो ट्रम्प ने जो दुनिया में रीसेट किया था एक, वो भारत समझ नहीं पाया है और इसलिए अभी जो है एक संकट की स्थिति है भारत में अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब होने की और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। एक तो पहले टैरिफ लगा है 50% का, आप देख रहे हैं रुपए में गिरावट आ रही है। आप देख सकते हैं मैं तो यही दुआ करूँगा कि स्टॉक मार्केट मंडे में कुछ ना हो, लोगों के नुकसान ना हो ज़्यादा, लेकिन ये आसार जो हैं ये भारत के लिए अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं और इसके लिए मैं पूरी तरह से जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो अभी जैसे हैंडल किया गया फॉरेन पॉलिसी को, मैं उसको ही ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। सर, हमारी सरकार इस हवाले से जो है खामोश नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब ये उन लोगों का सवाल है जिन लोगों ने कर्ज़े लेकर, लोन्स लेकर ये सोचा था कि हम अमेरिका जाएँगे, फिर ये पैसे कमाएँगे या फिर ये लोन है जो कर्ज़ा है उनके ऊपर वो उतारेंगे। अब जब अचानक से जब ये फ़ी हाइक की गई है H-1B वीज़ा की, तो अब जो है सरकार ने क्या सोचा? आपको क्या लगता है सरकार का क्या इस पे कदम हो सकता है अगला? देखिए सरकार भारत की जैसे आपने कहा बहुत कमज़ोर है और ट्रम्प कोई 40 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज़फायर कराया, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गए, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री वो बिल्कुल चुप हैं। अब ये भी ऊपर से एक नया टैरिफ लग गया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2023 में अमेरिका आए थे, तो यहाँ बहुत बड़ा ऐलान करके गए थे कि भई मैं तो इतनी बड़ी घोषणा कर रहा हूँ कि H-1B वीज़ा वालों को अब यहीं पे उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। उन्हें भारत भी नहीं जाना पड़ेगा। पर अब तो ये हालत हो गई है कि अगर वो कहीं अमेरिका से बाहर जाते हैं, तो वापस आने पर ही अब तो पाबंदी लगने वाली है, 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारत का इसमें बहुत ज़ोर एक रुख देखने को मिल रहा है और दूसरा आप देखिए कि इसमें किया भी क्या जा सकता है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है और भारत का मीडिया जो है उसने हमारे लोगों को गुमराह किया हुआ है और सरकार से वो 4 कदम आगे चलता है और सरकार को भी वो मेरे ख्याल से सही कदम नहीं लेने देता और इसी चक्कर में जंजाल में जो है वो भारत के लोगों को असलियत नहीं बताई जाती क्योंकि H-1B वीज़ा तो बहुत बहुत दिनों से ये चल रहा था। लेकिन भारत को ये बताया जाता है कि जब अगर अगर ट्रम्प ने फ़ोन उठा के जन्मदिन की मुबारक दे दी, तो भारत को कहा जाता है कि अमेरिका हार गया, डोनाल्ड ट्रम्प की हार हो गई और मोदी जी जीत गए हैं। जब इस किस्म का भ्रम फैलाया जाता है भारत के लोगों के दिमाग और दिल में, तो सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो ओपनली आके कोई कदम उठा सके। अब मोदी जी के लिए बैक फुट पे जाके टैरिफ को स्वीकार करना या रूस से तेल लेना बंद करना एक बहुत बड़ा स्टेप होगा क्योंकि मीडिया ने इसे एक बहुत बड़ी चीज बना दिया भारत की जनता के दिमाग में जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी देश से तेल ले सकते हैं। मुल्क अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज बदलते रहते हैं जब जब हालात बदलते हैं और आज अगर हालात बदल रहे हैं, अमेरिका आज अगर चाहता है कि भाई आप हमसे तेल लो, रशिया से मत लो, यूक्रेन की वॉर रोकनी है, तो एक डिप्लोमेसी या ब्यूरोक्रेसी जो थी इनमें अब टकराव हो गया। डिप्लोमेट्स तो यही कहते हैं कि भई आप बिल्कुल हमें समय के हिसाब से बदलना चाहिए। कुछ एक हम यहाँ से खरीद लें, कुछ वहाँ से खरीद लें। पर ये जो जिसे कहते हैं ना अड़ियलपन या एक घमंड आ जाना कि नहीं भारत तो झुकेगा नहीं, ये भारत की मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज़्यादा मीडिया ने ये इश्यू जो है बहुत गंदा कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है इसे। सर, अब अपोजिशन ये कह रही है कि ये हमारे पीएम के जन्मदिन के मौके पर एक रिटर्न गिफ्ट है। तो आपको क्या लगता है कि अब
जो लोग वहां पे है वो क्या करेंगे, जो आप जिनको एक्सटेंड कराना होगा इस वीजा को, या देखिए, अभी तो ये जो वीज़ा है, अभी तो जो लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका था, उन लोगों को एग्ज़ेम्प्ट किया गया इससे। ये नए जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए रखा गया है। तो जो अभी यहाँ पे लोग ऑलरेडी H1 पे हैं, उनके लिए ये लागू नहीं है, तो वो लोग तो बच गए हैं इस वक़्त। और उसमें भी अभी कई कोर्ट में केसेज़ होंगे। देखिए, एक किस्म से एक जिसे कहते हैं दबाव की टैक्टिक भी है, क्योंकि ये भारत के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये भारत के बिल्कुल। ऊपर और प्रेशर डाला गया है कि एक तरफ आपके ऊपर 50% टैरिफ है, आपने ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं करी है। दूसरा, हम आपको कह रहे हैं रशिया से आप तेल ना खरीदें, और तीसरा, वो आपके H1 वीज़ा पे भी हम $1,00,000 की फीस लगा रहे हैं। तो ये सब तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। इसमें अगर ट्रेड डील हो जाती है और तेल का कुछ समझौता हो जाता है, तो हो सकता है इस तरफ वो कह दे भई हम $1,00,000 से हटा के इसे $10,000 कर देते हैं। तो ये अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये जो नेगोशिएशन की ये बहुत सारी उनकी एक वो राजनीतिक नहीं, वो एक बिज़नेसमैन है, और वो हर चीज़ को एक जैसे नेगोशिएशंस होती हैं बिज़नेस में, उस डील जैसे बनाई जाती है, वो हर चीज़ को उस तरह से लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें भारत को भी अब अपनी जो मीडिया की बात कम सुने, अपने गोदी मीडिया की, जो पापा की परी है, और जो लोग हैं जो वहाँ बोलते रहते हैं कि भारत जीत गया, अमेरिका हार गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने माफ़ी माँग ली, जो ऐसी इन्हें सुनना बंद करें, और अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से जो जिसके लिए मोदी जी हमेशा जाने जाते हैं, दोबारा उस अपने रूप में आएँ, और भारत के दोबारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे आके और ये नए समझौते करें। सर, क्या ये एक तरह की साजिश हो सकती है भारत को दबाने के लिए, ये जानकर कि भारत के करीबन 70% लोग यहाँ पर H1B वीजा पे जो है काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, इसके 2 एक तो वाक़ई अमेरिका को देखिए, प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के नहीं हैं। तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो पहले अमेरिका को ध्यान में रख के करनी है। यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया, और ये यहाँ के लोगों के लिए भलाई देखते हैं सबसे पहले। और उसमें बिल्कुल ये जो H1 वीज़ा पे जो हमारे भारतीय यहाँ पे आके काम करते हैं, वो अमेरिकन सी जॉब जो है वो नहीं कर पाते उसमें। तो वो ये चाहते हैं कि जो $1,00,000 अगर आज एक अमेरिकन कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, भारत से एक इंजीनियर बुलाने के लिए, वो $1,00,000 यहीं के किसी नौजवान के ऊपर खर्च करके उसे ट्रेनिंग देके यहीं पे उसे हायर करें, वो तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। एक किस्म से उन्होंने जो फीस लगाई है, वो ये लगाई है कि जो बाहर से अब जो एम्प्लॉयी आते हैं, वो यहाँ की कंपनियों को महँगे पड़ने लग गए हैं, तो लोग यहाँ के लोगों को दोबारा से हायर करना शुरू करें। पर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, एक किस्म से ये भारत को भी टारगेट किया गया है, क्योंकि 70% लोग भारत से ही आते हैं। पर इसमें प्रेज़िडेंट ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो उनकी जो मूवमेंट है, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो H1 वीज़ा, ये आज से नहीं, ये कई सालों से मूवमेंट चल रही थी, जिसे आज प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने एक प्रोक्लेमेशन में एक बिल ऑर्डर साइन करके उसे कानून में लाए। सर, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है, फिर नए लोग जो है वो नहीं जा पाएँगे अमेरिका, चाहे आईटी प्रोफ़ेशनल्स हो, इंजीनियर्स हो, वो नहीं जा पाएँगे, बहुत क्योंकि कौन-सा ऐसा शख़्स होगा जो पढ़ाई के बाद $1,00,000 जो है वो H1B वीज़ा के लिए दे देगा। तो ऐसे में बेरोज़गारी कितनी बढ़ सकती है भारत में? क्योंकि 70% लोग तो आईटी प्रोफ़ेशनल्स, इंजीनियर्स वहाँ पे जाते थे H1B वीज़ा को लेकर। देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फीस है, वो अमेरिकन कंपनियाँ देंगी। तो अमेरिकन कंपनी अब कोई ये फीस नहीं देगी, क्योंकि अगर वो 1,00,000 जो सिर्फ फीस में ही दे देंगे, $1,00,000, 1 करोड़ रुपए के बराबर, और उसके बाद इतनी ही उन्हें इससे ज़्यादा तनख्वाह भी देंगे, तो उन्हें तो ये बहुत महँगा पड़ेगा। इस यहाँ की जो लोकल जो लेबर है वो बहुत सस्ती पड़ेगी। यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं लोकल, वो बहुत उन्हें अब कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने लग जाएँगे। तो इस वजह से ये बहुत बड़े सोच समझ के इसे लाया गया है। और दूसरा, जो भारत में बेरोज़गारी का मसला है, वो काफ़ी, इससे मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस इश्यू है भारत के लिए। एक तो जो 50% टैरिफ लगा है, उससे ही काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, आपकी जो फिशरी इंडस्ट्री है, जो हमारे किसान हैं, जो कपास के भाव गिर गए, क्योंकि अब कपड़ा नहीं बिक रहा, अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो बहुत ऑलरेडी जो है इसमें फ़र्क पड़ता जा रहा है। दूसरा, जो छबार पोर्ट है ईरान में, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है, जहाँ की भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी।
उस पोर्ट के अंदर ईरान में जो छबार पोर्ट था, वहाँ पे भी अमेरिका ने रोक लगा दी है। तो ये बहुत एक किस्म से जो भारत ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो सही पत्ते नहीं खेले प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उसका ये बहुत बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। सर अगर अब ऐसा हुआ कि भारत से अब लोग नए लोग न जा पाए अमेरिका H1B वीजा पर, क्योंकि इतनी फी तो दे नहीं सकते, कोई कंपनी देगी नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है भारत और यूएसए के दरमियान जो रिलेशन है में कितना असर पड़ सकता है? देखिए, रिलेशनशिप जो है वो अभी सबसे पहले तो अभी तो ट्रेड डील के ऊपर ये बात अड़ी हुई है। ऑयल जो रशिया से खरीद रहा है भारत, उसके ऊपर अभी भी ये बात अड़ी हुई है और इसमें अमेरिका ने कोई भी अभी तक रियायत नहीं दी है। उन्होंने भले हमेशा वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, पर जब उनकी बात आती है टैरिफ की, तो वो उन्होंने बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा कि मैं कम करूँगा या भारत को हम अलाउ कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो ईयू के देशों को भी कहा है कि आप भारत और चाइना पे टैरिफ लगाएँ। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प की जब तक अमेरिका की कोई 2-4 शर्तें नहीं मानेंगे, जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, जब तक ये बिल्कुल समझौता नहीं होगा और दुनिया की सारी ट्रेड नेगोशिएशंस, डील्स ऐसे ही बनाई जाती हैं कि आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। लेकिन इस वक़्त तो जो जैसा देखने में आ रहा है और उसमें सरकार का पता नहीं रुख कुछ और है, लेकिन जो हमारा गोदी मीडिया है, वो तो इतनी ज़बरदस्त एक बयानबाज़ी कर रहा है और एक नैरेटिव सेट कर रहा है, जिसमें कि मेरे ख़्याल से सरकार को गुंजाइश ही नहीं देता है कि वो आगे आके कुछ नेगोशिएट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ भारत की मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेलगाम हुआ है और बिल्कुल कुछ बिना सोचे-समझे वो अपने नैरेटिव सेट कर देते हैं। सर जो सऊदी पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है, इसमें जो मुद्दा सबसे सामने आया है, उसमें ये आया है कि ये कहा गया है कि अगर एक पे हमला होगा तो दूसरा यही समझा जाएगा कि उस पे हमला हुआ है। तो ये एक किस्म से जैसे न नाट नेटो की जो एक परिभाषा है कि किसी भी नेटो देश के ऊपर अगर हमला हुआ तो यही समझा जाएगा कि सब देशों पे हो गया है। वैसे ही उस पे ये सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील करी है और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डील हुई है। उनके देश के लिए ये सिर्फ ये डिफेंस ही नहीं और बहुत ही और भी उनके साथ डील्स हुई हैं और ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हम हमेशा कमज़ोर समझते रहते थे कि पाकिस्तान को एक बिल्कुल हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो आज जो दोबारा से ऊपर उठता नज़र आ रहा है। सर इस डील से इंडिया और सऊदी के बीच में जो रिलेशन है, उस पर कितना इम्पैक्ट जो है हो सकता है इस डील का? देखिए भारत और सऊदी की एक अलग रिलेशनशिप है। उनकी डील में मैं नहीं समझता हूँ कुछ फ़र्क आएगा और यही मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें भारत को हम हमेशा से यही गलती करते आए हैं कि जब हम किसी भी देश से संबंध बनाते हैं, तो हम पाकिस्तान को ज़रूर बीच में रखते हैं। वैसे हम कहते हैं हमें कोई तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अमेरिका से रिलेशनशिप बनाएँगे तो उनसे ये कहेंगे भई आप पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज हमें हमारी रिलेशनशिप डायरेक्ट रखनी चाहिए। किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान के कैसे भी संबंध हो, हमें उस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें अपने संबंध उस मुल्क से अलग और बेहतर बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। जी सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जे जो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के हवाले से जो अब क्रिटिसिज़्म देखने को मिला है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये तो एग्ज़ैजरेशन है क्योंकि न्यूक्लियर बहुत दूर की बात है। न्यूक्लियर से ये हाँ, पाकिस्तान की ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी दुनिया में थोड़ी-सी छवि जो थी वो ठीक हुई है डिफेंस के हिसाब से और मैं समझता हूँ कि इसमें भी अमेरिका ने ही ये एक डील कराई है सऊदी अरेबिया के साथ कि आप कुछ करार कर लें और ये पहले भी होता रहा है। पाकिस्तान की कोई आपको ये भी रहेगा पाकिस्तान के जो पूर्व जनरल थे, जनरल कियानी वो भी सऊदी अरेबिया में जाके उन्होंने वहाँ पे पूरी उनकी डिफेंस में जाके नौकरी करी थी और क्योंकि सऊदी अरेबिया की अपनी आर्मी इतनी तगड़ी है नहीं, अपनी उनकी इतना जो सैनिक हैं वो इतने ज़्यादा है नहीं और वो क्योंकि वो खुदा की पाक ज़मीन है, वहाँ पे मक्का है और वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई गैर मुस्लिम आर्मी वहाँ आके
उनकी मदद करे। तो पाकिस्तान बीइंग अ इस्लामिक कंट्री उनको बिल्कुल फिट बैठता था कि आप आके और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो ये उस नज़रिए से भी ये एक इसे देखा जाता है। पर इसमें कोई न्यूक्लियर का नहीं है कि अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अपने जो है वो सऊदी अरेबिया को दे देने हैं या कोई न्यूक्लियर जंग छिड़ने वाली है। या इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एंड ऑफ द डे बड़ी-बड़ी ताकतें जो हैं, वो सुपर पावर अभी भी दुनिया का अमेरिका ही है और साथ में दूसरे नंबर पे रशिया है और ये लोग इतनी जल्दी दुनिया में न्यूक्लियर जंग नहीं होने देंगे। सर पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चैलेंज के बावजूद आपको क्या लगता है ये डील लॉन्ग टर्म टिक पाएगी? जी, बिल्कुल मैं पाकिस्तान के डील जो सऊदी अरेबिया की एक अच्छी पाकिस्तान के लिए अच्छी डील है जो सऊदी अरेबिया के साथ है और मैं समझता हूँ कि भारत के भी रिश्ते सऊदी अरेबिया से ठीक रहेंगे। भारत को भी इस डील को अपने रिश्तों का एक हिस्सा नहीं बनाना चाहिए या इस पे ऑपोज़िशन नहीं करना चाहिए। भारत के अपने रिश्ते हैं, सऊदी अरेबिया ने बहुत अच्छा वेलकम दिया था हमारे प्रधानमंत्री जब वहाँ गए थे और उन्हें सबसे ऊँचा सिविल अवार्ड भी दिया गया था प्रधानमंत्री को। सो मैं समझता हूँ कि इस डील को भारत के रिश्तों में कुछ नहीं समझना चाहिए और भारत को अपने रिश्तों पे वैसे ही काम करना चाहिए। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आज वक़्त देकर इस देश दुनिया के मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर जसदीप सिंह जैसी थे जो कि माहिर डिप्लोमेसी थे जिससे हमने आज अहम 2 मुद्दों पे जो है बात की जो इस वक़्त छाए हुए मुद्दे हैं जिसमें एचबी-1 वीज़ा को लेकर जो बड़ा एक बवाल मचा है और दूसरा साथ में जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उस पर भी बातचीत की। मज़ीद जो है इसे शुमारी लेकर हम ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा।